हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपनी यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज एक ऐसे सेशन को पढ़ने चल रहे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का एक ऐसा भाग 5 के विषय हम लोग पढ़ेंगे जिसमें संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। भाग 5 संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। इन सभी पांचों फैक्टों में हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति क्या है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है, राष्ट्रपति का कार्यपालिका में कितनी शक्ति है, राष्ट्रपालिका का निर्वाचन किस आधार पर होता है, कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को शपथ कैसे दिलाया जाता है, शपथ कौन कौन दिला सकता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया कैसे जाता है, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो क्लास होने वाला है वह राष्ट्रपति के ऊपर ही टोटल क्लास होगी, लेकिन उसकी शक्ति के बारे में जो इसका 2-3 टॉपिक बनेगा राष्ट्रपति का, इसकी शक्ति के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत सिर्फ हम लोग डिस्कशन करेंगे राष्ट्रपति की पद, कार्यपालिका, निर्वाचन, कार्यकाल, दोबारा नियुक्ति, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, उसकी कौन कौन से शर्त पूरा करेगा तब वो राष्ट्रपति बन सकता है, शपथ के बारे में और महाभियोग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका में 2 प्रधान होते हैं। एक तो होता है भारत में जो सैद्धांतिक रूप से या संवैधानिक रूप से प्रधान होता है, और एक औपचारिक रूप से प्रधान होता है। भारत में सभी जितने भी A to Z कार्य हैं वो सभी कार्य जो हैं वह राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन जो कार्य जो करता है वह प्रधानमंत्री करता है। देश में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। वह राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, वायु, जल और थल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तीनों सेनाओं का सेना अध्यक्ष या प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आदेश से ही युद्ध हो सकता है, आपातकाल लग सकता है। राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता ही है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करता है। भारत का वह प्रथम नागरिक माना जाता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। और उसकी जो पत्नी होगी वह क्या होगी? प्रथम महिला नागरिक होगी। प्रथम पुरुष नागरिक राष्ट्रपति, और प्रथम महिला अगर पूछा जाए नागरिक कौन होगा तो वो कौन होगी? उसकी पत्नी होगी। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। वह जो है उसी के नाम पर सभी कार्य होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो भी नेतृत्व करने का काम करते हैं। राष्ट्रपति को बहुत प्रकार की सुख सुविधाएँ मिलती हैं। उनका वेतन जो होता है वो आयकर से मुक्त होता है। उनको निलयम भवन मिलता है, हैदराबाद में निलयम भवन, दिल्ली का भवन, विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं, वेतन भत्ता, सब जो भी कुछ मिलता है वो सुख सुविधाएं राष्ट्रपति को हर देश अपने अपने हिसाब से देता है। प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है? तो राष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है भारत की संचित निधि से मिलता है। आपातकाल में भी राष्ट्रपति का वेतन में कटौती नहीं हो सकती है। इन सब के बारे में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
जब किसी व्यक्ति का जिक्र भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में हो जाता है, वह पद जो है संवैधानिक पद माने जाने लगता है। अर्थात जब अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का जिक्र हो गया कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का पद कैसा पद है, संवैधानिक पद है या गैर संवैधानिक पद है, तो आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, क्योंकि जिस किसी भी पद या जिस किसी भी व्यक्ति या जिस किसी भी आयोग का जिक्र भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में हो जाता है तो ऐसा पद क्या हो जाता है, संवैधानिक पद हो जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का पद आपसे कोई पूछे कैसा पद है, तो भारत में राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है और वह संविधान का अभिभावक बन जाता है। संविधान के संरक्षक की बात करें तो वह सुप्रीम कोर्ट करता है, अभिभावक की मैं बात करूँ तो वह राष्ट्रपति है। क्लियर। तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद कैसा, एक संवैधानिक पद है। आपसे कोई पूछे कि निर्वाचन आयोग कैसा पद है, संवैधानिक पद है कि गैर संवैधानिक पद है, तो अगर जिक्र होगा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में तो संवैधानिक होगा, नहीं होगा तो असंवैधानिक होगा। जैसे एनजीओ पूछा जाए आपसे कैसा, संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। जैसे था योजना आयोग था, योजना आयोग आपसे पूछे या नीति आयोग आपसे पूछे क्या ये संवैधानिक पद है, तो संवैधानिक पद यदि किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत उसका जिक्र किया जाएगा तो वह पद संवैधानिक होगा। तो योजना आयोग का जिक्र किसी भी आर्टिकल में नहीं किया गया था, इसलिए क्या है, ये एक संवैधानिक पद नहीं, ये संविधानेतर संस्थाएं हैं जिनका संविधान में कहीं पर वर्णन ना हुआ हो। दूसरा है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। संघ की कार्यपालिका की सभी शक्ति जो होती हैं वह राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संघ की कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति होती हैं वह राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति के नाम पर सभी कार्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो भी काम करता है वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सलाह परामर्श से ही करता है। अगर संघ की शक्तियाँ, वास्तविक शक्तियाँ अगर पूछा जाए तो वो प्रधानमंत्री में नियुक्त होती है। संघ की शक्ति पूछा जाए तो वह राष्ट्रपति में नियुक्त होता है। वास्तविक अगर शब्द लग जाएगा वहाँ पर तुरंत प्रधानमंत्री आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत निर्वाचन की बात होती है। अनुच्छेद 54-55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बात बताई गई है। राष्ट्रपति क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो डायरेक्ट आप बताइएगा 54 में। किसमें? 54 में। अगर 54 ऑप्शन ना रहे तो 55 जरूर होगा। 54-55 दोनों में मिलाकर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, गुप्त मतदान होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से व्यक्ति भाग लेते हैं, आइए उन सब के बारे में हम डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और इसके चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली व पुदुचेरी या पांडिचेरी के निर्वाचित विधान सभा के सदस्य। 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित विधानसभा की संख्या को जो है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित विधानसभा के
सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वह हमेशा अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, अगर कोई भी विधायक चाहे अपने क्षेत्र में वो चुनाव देना चाहे, वोट वो दिल्ली में जाकर नहीं देना चाहता है, तो 10 दिन पूर्व सूचना दे करके कोई भी विधायक वह अपने क्षेत्र में मत डाल सकता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के निर्वाचन कोटा की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन कोटा होता है वह होता है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे 2+1। निर्वाचन कोटा बराबर होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे 2+1। उसमें बताया गया है कि एक विधायक का जो मत का मूल्य होगा, एक विधायक का मत का जो मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा? राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधायकों की संख्या भागे 1/1000। एक विधायक के जो मत का मूल्य बराबर होगा राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधायकों की संख्या भागे 1/1000। दूसरा है एक सांसद का जो मूल्य होगा, एक सांसद का मत का जो मूल्य होगा वह होगा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बटे सांसदों की संख्या। एक विधायक का जो मत का मूल्य होगा राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधायकों की संख्या भागे 1/1000। दूसरा होगा जो सांसद का मत का मूल्य पूछा जाएगा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बटे सांसदों की संख्या। ये होता है निर्वाचन कोटा। इस आधार पर निकाला जाता है कि किस प्रकार से एक विधायक का मलमूत्र जो एक प्रकार से जो इलेक्शन में चुनाव देने जाते हैं, जो मत देने हैं राष्ट्रपति का, वह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात सांसद का जो चुनाव होता है वह भी प्रत्यक्ष द्वारा होता है, विधायकों का चुनाव जो होता है वह भी प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। ये अपने जनसंख्या का एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए एक विधायक का जो मत एक विधानसभा का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक विधायक करता है, इसलिए यहाँ पर इसके मत का मूल्य का बराबर बताया कितना इसका मत की वैल्यू है, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो निर्वाचन कोटा 54-55 में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है निर्वाचन से लेकर के 5 वर्ष का तक होता है, 5 वर्ष तक होता है। लेकिन संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी बार वो राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने पद पर रहते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद है, अगर ज़्यादा दिन तक इस पर बैठने से यह पद एक प्रकार से करप्ट हो जाता है या गलत उसकी निगेटिविटी आ जाती है, इसलिए उस पद पर रहने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो कार्यकाल उसका 56 में है, उसका कार्यकाल 5 वर्षों तक है। अगर आप चाहें अपने कार्यकाल तब तक वह व्यक्ति बना रहता है जब तक जो है राष्ट्रपति चुन करके नहीं आ जाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो होता है उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो होता है किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। दूसरा है दोबारा नियुक्ति की यदि बात करें, राष्ट्रपति को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप जो व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति उसको आप दोबारा निर्वाचित नहीं कर सकते हो। तीसरा है नेक्स्ट है योग्यता के बारे में। राष्ट्रपति के अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए कि इंटर पास होना चाहिए, इन सब के बारे में डिस्कशन किया गया है।
कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। एक राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन से अर्हताएँ पूरी करना आवश्यक है। सबसे पहली जो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक, जबकि अमेरिका में जन्मजात नागरिक माना जाता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसकी उम्र जो है 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी उम्र जो है 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा है लोकसभा का सदस्य चाहिए। तीसरा है वह किसी लाभ के पद पर ना हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब वह सरकारी केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी सुख सुविधा, वाहन, आवास का लाभ ना उठा रहा हो। यह समय समय पर कौन तय करती है? मुख्य न्यायाधीश कोर्ट तय करती है। साथ ही साथ जो है इसका पैमाना तय करता है कौन? सांसद। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से उसकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने के लिए क्या होना चाहिए? वैल्यू होना चाहिए। साथ ही साथ वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लोकसभा के सदस्य बनने का क्या रखता हो? अर्हता रखता हो। अगर ये फॉलो करता है तो वह राष्ट्रपति का जो साथ ही साथ राष्ट्रपति के जो चुनाव में 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। कितनी? जमानत राशि जमा करनी, जमानत राशि। साथ ही साथ 50 व्यक्ति उसका प्रस्ताव करें और 50 व्यक्ति उसका अनुमोदन करें, तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। 50 व्यक्ति जो है क्या करें? 50 व्यक्ति उसका प्रस्ताव करें और 50 व्यक्ति उसका अनुमोदन करें, तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यदि कुल मत का 1/6 से कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जमानत राशि जब्त कर ली। जमानत जब्त का मतलब ये नहीं कि दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। जमानत राशि का मतलब ये है कि चुनाव के पहले जब नामांकन, जब पर्चा दाखिला होता है, उससे तो कुछ धनराशि ली जाती है। अगर वह कुल मत का इतना प्रतिशत मत नहीं पाता है तो उसका जो जमानत होगा वही जमानत राशि जब्त होती है, ना कि वह वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे शपथ के बारे में। राष्ट्रपति को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शपथ के बारे में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? यदि हम शपथ की बात करें, अनुच्छेद किसमें है? 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसी दिन से राष्ट्रपति जो है संविधान का अभिभावक बन जाता है। संविधान का अभिभावक बन जाता है। अभिभावक का मतलब गार्जियन बन जाता है। कौन बन जाता है? गार्जियन बन जाता है। और वह हमेशा संविधान की रक्षा का क्या करता है? शपथ लेता है। राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान की रक्षा का क्या करता है? शपथ दिलाता है। क्लियर? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता किस अनुच्छेद में है? 60। मुख्य पूछा जाएगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देता है। यदि हम राष्ट्रपति के वेतन और भत्ता के बारे में डिस्कशन करना चाहें तो राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता होता है वह वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वह 5 लाख प्रस्तावित है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
राष्ट्रपति का वेतन जो है वह 5 लाख प्रस्तावित है, वर्तमान में हो गया है, प्रस्तावित छोड़ दीजिए। राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता की यदि हम बात करें, राष्ट्रपति का जो वेतन वर्तमान में वेतन है वह 5 लाख है। कितना? 5 लाख है। इसका जो वेतन होता है वह आयकर से मुक्त होता है, आयकर से मुक्त होता है। आपातकाल के दौरान में भी राष्ट्रपति के वेतन से कोई कटौती नहीं होती, राष्ट्रपति के वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। राष्ट्रपति को हैदराबाद का निलेयम भवन, दिल्ली में भवन मिलेगा इसको। राष्ट्रपति को हवाई यात्रा भी फ्री में मिलता है। तो राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता कौन कौन से राष्ट्रपति का वर्तमान, राष्ट्रपति को पेंशन जो है 9 लाख रुपया मिलती है, पेंशन भी मिलती है 9 लाख वार्षिक। लेकिन अगर महाभियोग के द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को हटाया गया है तो ऐसे राष्ट्रपति को पेंशन नहीं मिलती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति को यदि किसी भी राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा या महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी पेंशन नहीं मिलती है। वेतन के बारे में डिस्कशन किया। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 5 लाख है, यह आयकर से मुक्त होता। काल के दौरान भी राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं होती है। राष्ट्रपति को भवन भी मुफ्त में मिलता है, हवाई यात्रा भी फ्री मिलता है। कहने का मतलब सब राष्ट्रपति को सुख सुविधाएं मिलती हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कशन करने चलेंगे महाभियोग के बारे में। महाभियोग इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में जिक्र किया गया है। महाभियोग किस प्रकार से होगा, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। महाभियोग, इम्पीचमेंट, आर्टिकल की हम बात करें तो 60। अगर इसके बारे में हम डिस्कशन करने चलें तो इम्पीचमेंट में कौन कौन सी प्रक्रिया होंगी। सबसे पहला है कि यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर या राष्ट्रपति के ऊपर, यदि राष्ट्रपति के ऊपर आप महाभियोग लगाना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग करने के लिए संसद के किस सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाता है? तो आपका आंसर होगा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन का मतलब क्या है? चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें। सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना है तो सबसे पहले किस सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है? आपका आंसर होना किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। साथ ही साथ जिस सदन में यह लाया जाएगा सबसे पहले उसके 1/4 उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। क्या है? हस्ताक्षर होना आवश्यक है। जब सदन में उपस्थित 1/4 अर्थात 1/4 चौथाई सदस्य जो है उस पर हस्ताक्षर करने के बाद उसको सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। सदन में प्रस्तुत करने के पहले जो है कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि आपके ऊपर क्या है, महाभियोग लगाया गया है। तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है सूचना दिया जाएगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो सबसे पहली बार क्वेश्चन जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए महाभियोग सदन में सबसे पहले किस सदन में लाया जा सकता है? लोकसभा या राज्यसभा में, संसद के, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन जिस भी सदन में लाया जाएगा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, उसके 1/4
चौथाई सदस्य का हस्ताक्षर पहले होगा, तब वो सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति को सूचना कितने दिन पहले दिया जाएगा? 14 दिन पूर्व सूचना देकर के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। राष्ट्रपति भी स्वतंत्र होता है, अपने सरकारी वकील के माध्यम से अपनी बातों को रख सकता है। जब किसी भी सदन के द्वारा सदन में उपस्थित 2/3 सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, किसी भी सदन में, मान लीजिए लोकसभा में पारित हो गया, उसके बाद उसको राज्यसभा के पास भी जाता है। राज्यसभा भी अपने सदन में उपस्थित 2/3 सदस्यों से यदि प्रस्ताव पारित कर दे तो जब वह तब कहाँ चला जाता है? राष्ट्रपति के पास। अर्थात इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग सिद्ध हो चुका है, तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। ये थी प्रक्रिया, किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से चलाई जाती है। वो था सबसे पहले 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी राष्ट्रपति को। वह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जा सकता है। सदन में सबसे पहले उपस्थित 1/4 चौथाई सदस्य का हस्ताक्षर होगा, तभी वह सदन में प्रस्तुत किया जाए, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में। जब लोकसभा में लाया जाएगा तो उस सदन में उपस्थित 2/3 सदस्यों के द्वारा यदि उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो उसको अपने उच्च सदन के द्वारा या निम्न सदन के द्वारा अगले के लिए भेज दिया जाता है। जब दोनों पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग सिद्ध हो जाता है, तो राष्ट्रपति को कोई पेंशन नहीं मिलेगा। ये था महाभियोग की जो प्रक्रिया, सिर्फ जो है किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए है। जबकि कैग को यदि बात करें, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की बात करें, उन सब को हटाने की प्रक्रिया जो होता है साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर होता है। लेकिन राष्ट्रपति को जो होता है वह अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।